हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सही होंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस सम एवरीडे ऑब्जर्वेशन विच आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन देखेंगे जो हम रोज देखते हैं। ठीक है, और वो किस पर बेस होते हैं? कुछ ऐसे काम जो हम रोज करते हैं या देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और वो इनर्शिया पे बेस्ड होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है यहाँ से। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम। इनर्शिया मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, रीजन पूछा जाता है, वो सबको पता होता है, लेकिन रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पहला ऑब्जर्वेशन, when an hanging carpet is beaten with a stick, the dust particles start coming out। आपने देखा होगा जब भी कोई लटकी हुई कारपेट होती है, हैंगिंग कारपेट मतलब आप जानते हो ना कि जो भी दरी होती है कारपेट, जब वो कोई दरी होती है जो लटकी होती है, जब उसको आप स्टिक से मारते हो या कोई स्टिक से मारता है, तो आप देखते हो उसमें से डस्ट पार्टिकल बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि जब हैंगिंग कारपेट को हम स्टिक से, डंडे से मारते हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल है उससे बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? एग्जामिनर ऐसा पूछेगा कि व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल स्टार्ट कमिंग आउट। क्या रीजन है? हैंगिंग कारपेट को जब स्टिक से मारते हैं तो डस्ट पार्टिकल बाहर निकल के आते हैं, उसका क्या रीजन है? तो आपको रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये सबको पता है ना कि हैंगिंग कारपेट को जब आप स्टिक से मारते हो तो डस्ट पार्टिकल बाहर निकल के आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्यों होता है। बिकॉज द फोर्स ऑफ स्टिक मेक द कारपेट मूव टू एंड फ्रो स्लाइटली। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स है, जो बल, जो फोर्स आप लगा रहे हो, या जो स्टिक का जो फोर्स है, जो लकड़ी का जो बल है, वो कारपेट को मूव कराता है टू और फ्रो में। ठीक है, हल्के से जो कारपेट है, कारपेट को मूव कराता है, जो दरी है, दरी को मूव कराता है हल्का सा टू एंड फ्रो में। टू एंड फ्रो जानते हो, आगे पीछे, आगे पीछे। ठीक है, हल्का सा मूव कराएगा, और वो मूवमेंट आपको दिखेगी नहीं, वो आपको मूवमेंट विजिबल नहीं होगी, क्योंकि स्लाइटली होती है। स्लाइटली मतलब हल्का सा, वो मूवमेंट आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, समझ गए क्या बोला मैंने? बिकॉज द फोर्स ऑफ स्टिक मेक द कारपेट मूव टू एंड फ्रो स्लाइटली, क्योंकि जो फोर्स है स्टिक का, जो बल है लकड़ी का, वो कारपेट को मूव करवाएगा टू एंड फ्रो स्लाइटली, हल्के से कारपेट को आगे पीछे मूव कराएगा। कौन? फोर्स ऑफ स्टिक। बट द डस्ट पार्टिकल टेंड टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू देयर इनर्शिया। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल मौजूद हैं उस कारपेट में, वो रेस्ट पर ही रहेंगे अपनी प्रवृत्ति के कारण, अपनी आदत के कारण, अपनी टेंडेंसी के कारण। जो डस्ट पार्टिकल है कारपेट में, वो रेस्ट पे रहेंगे अपने इनर्शिया के कारण, अपनी प्रवृत्ति के कारण, एंड सेपरेटेड फ्रॉम द कारपेट, और इसी कारण से वो कारपेट से अलग हो जाते हैं, कारपेट से अलग हो जाते हैं और हमें बाहर निकलते हुए दिखते हैं। क्लियर? समझ गए? When an hanging carpet is beaten with stick, the dust particles start coming out. What is the reason behind it? क्या बोला? Because the force of stick make the carpet move to and fro slightly, but the dust particle tend to remain at rest due to their inertia and separated from carpet. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फोर्स है स्टिक का, वो कारपेट को मजबूर कर देता है टू एंड फ्रो, आगे पीछे करने के लिए मजबूर कर देता है हल्के से। ठीक है, किस? कौन? फोर्स ऑफ स्टिक। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल हैं वो रेस्ट पर रहते हैं अपने इनर्शिया के कारण। ठीक है, और इसी कारण से वो कारपेट से अलग हो जाते हैं। कारपेट से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। क्लियर? उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये इसका रीजन है, आपको इंग्लिश में याद रखना है। ठीक है,
और मैंने समझा दिया हिंदी में भी, लेकिन आपको इंग्लिश में याद रखना है, ठीक है। अब यही लॉजिक हर किसी में होता है। अब दूसरा रीजन, दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हेन अ ट्री हैविंग फ्लेक्सिबल स्टेम, जब एक पेड़ जिसकी जो स्टेम है, जिसकी जो जड़ है वो फ्लेक्सिबल है, लचीली है, इज शेकन विगरसली इट्स फ्रूट्स एंड लीव फॉल डाउन। जब भी कोई पेड़ जिसकी फ्लेक्सिबल स्टेम है, लचीली जड़ है, जब उसको बहुत उत्साह के साथ बहुत तेजी से हिलाया जाता है तो उस पेड़ के जो फल हैं और जो पत्तियां हैं वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी फिजिक्स है। क्या है? फिजिक्स है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है? इसका भी वही रीजन है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, ये इस कारण से होता है, व्हेन द ट्री इज शेकन, जब पेड़ को हिलाया जाता है, इट्स मूव टू एंड फ्रो स्लाइटली, पेड़ भी क्या होगा, जब पेड़ को हिलाया जाएगा तो वो क्या होगा, हल्का सा आगे पीछे क्या होगा, मूव होगा। स्लाइटली मतलब बहुत कम, लेकिन होगा, हल्का आगे पीछे मूव होगा स्लाइटली, ठीक है। बट इट्स फ्रूट एंड लीव्स टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, लेकिन उस पेड़ के जो फल होंगे और जो पत्तियां होंगी वो रेस्ट पर ही रहेंगी। क्यों? ड्यू टू देयर इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से, एंड हेंस डिटैच, और इसी कारण से, क्योंकि वो इनर्शिया की वजह से रेस्ट में रहेंगी, फ्रूट्स की लीव और फ्रूट्स और लीव्स जो ट्री की हैं अपने इनर्शिया की वजह से रेस्ट पर रहेंगी। हेंस डिटैच, डिटैच मतलब अलग, और इसी कारण से वो अलग हो जाएंगी पेड़ से। हेंस डिटैच फ्रॉम द ट्री, इसी कारण से वो अलग हो जाएंगे पेड़ से, एंड फॉल डाउन, और गिर जाएंगे। रीजन वही है, बता दिया। वहां पर कारपेट टू एंड फ्रो में मूव कर रही थी स्लाइटली, हल्के से, और डस्ट पार्टिकल क्या थे, रेस्ट में थे अपने इनर्शिया के कारण, तब उसी कारण से जो डस्ट पार्टिकल है वो सेपरेट हो जाते थे कारपेट से। और यहां पर भी वही है, जब ट्री को हिलाया जाएगा, जब ट्री को, व्हेन ट्री इज शेकन, जब ट्री को हिलाया जाएगा तो वो हल्का सा टू एंड फ्रो में मूव होगा स्लाइटली, बट इट्स फ्रूट एंड लीव, जो उसके फल और पत्तियां हैं वो रेस्ट पर रहेंगी, रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू देयर इनर्शिया, उनके इनर्शिया के कारण, और उसी कारण से हेंस डिटैच फ्रॉम द ट्री एंड फॉल डाउन, और उसी कारण से वो पेड़ से अलग हो जाएंगी पत्तियां और फल, और वो नीचे गिर जाएंगी। क्लियर? समझ गए? तो ये आपके जो ऑब्जर्वेशन है ये मैंने समझा दिए, और भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं, हर किसी में यही चीज लागू होती है। तो आप और भी ऑब्जर्वेशन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप उसको बना सकते हैं। जैसे कि ऐसा आ गया, आपने देखा होगा, व्हेन अ कार और अ बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, ठीक है। अब ये भी आप चाहे तो लिख सकते हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूं लेकिन मैं बोर्ड में लिखूंगा नहीं, ठीक है। इसका लॉजिक आप मेरे को बताओ, व्हेन अ कार और अ बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, जब भी कार और बस सडनली स्टार्ट होती है, अचानक से स्टार्ट होती है, तो जो पैसेंजर है, आपने देखा होगा बस में बैठे होगे, जब बस अचानक से स्टार्ट होती है या कार अचानक से स्टार्ट होती है तो पैसेंजर पीछे की ओर को गिरते हैं। क्या होते हैं? पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, पीछे की ओर को गिरते हैं। तो वाई, क्या रीजन है, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आप बताएंगे मेरे को इसका रीजन, क्यों ऐसा क्यों होता होगा। व्हेन अ कार और बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, ऐसा क्यों होता होगा, बताइए। बस इसमें भी वही लॉजिक रहेगा, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, इसमें जो फैक्ट है, बिकॉज ऑफ देयर इनर्शिया, क्योंकि पैसेंजर का क्या होता है, पैसेंजर अपने इनर्शिया, बिकॉज ऑफ देयर इनर्शिया, उनके इनर्शिया के कारण ऐसा होता है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बिकॉज ऑफ देयर इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से द पैसेंजर टेंड टू रिमेन इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, पैसेंजर अपनी इनर्शिया के कारण अपनी जो पोजीशन है रेस्ट की, उसी पर रहते हैं। द पैसेंजर टेंड टू रिमेन इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, पैसेंजर अपनी रेस्ट की स्टेज पर ही रहते हैं। एंड इवन व्हेन द कार ऑफ द बस स्टार्ट मूविंग, ठीक है, कार और बस स्टार्ट हो जाती है, मूव करना स्टार्ट कर दीजिए कार और बस, ठीक है, लेकिन फिर भी पैसेंजर अपनी पोजीशन, अपनी
स्टेट पर रहते हैं, अपनी रेस्ट की स्थिति पर रहते हैं। तो इसी कारण से जब कोई भी कार या बस स्टार्ट होती है तो पैसेंजर बैकवर्ड, पीछे की ओर को गिरते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, अपनी स्टेट चेंज नहीं करते रेस्ट की। तो इसी कारण से वो पीछे की ओर को गिरते हैं जब कार मूव होना स्टार्ट होती है। क्लियर? ये हो गया। अब ऐसा ही इसमें भी लॉजिक होता है, व्हेन अ रनिंग कार और बस स्टॉप सडनली, जब एक चलती हुई गाड़ी, कार या बस अचानक से रुकती है तो पैसेंजर आगे की ओर को आर जर्क फॉरवर्ड आगे की ओर को गिरते हैं। तो इसमें भी क्या रीजन है, ये भी पूछ सकता है, व्हेन अ रनिंग कार और बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर आर जर्क फॉरवर्ड, आगे की ओर को गिरते हैं। क्यों? बिकॉज ड्यू टू देयर इनर्शिया द पैसेंजर टेंड टू रिमेन इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, अपने इनर्शिया की वजह से जो पैसेंजर है वो अपनी जो मोशन की स्टेट होती है, जो मोशन की स्टेट होती है उसको चेंज नहीं करते हैं। ठीक है? और मोशन की स्टेज कैसे बन गई, क्योंकि वो एक मूविंग कार और बस पर ट्रेवल कर रहे हैं तो मोशन की स्टेज उनकी बन रखी है। ठीक है? तो अपनी मोशन की स्टेट वो चेंज नहीं करते हैं, स्टेट ऑफ मोशन में ही रहते हैं। इवन दो द कार और बस हैज कम टू रेस्ट, हालांकि जो कार और बस है वो रेस्ट में आ चुकी है, लेकिन वो अपनी मोशन की स्टेट को चेंज नहीं करते हैं। तो इसी कारण से जो रनिंग कार और बस जब सडनली स्टॉप होती है तो पैसेंजर आर जर्क फॉरवर्ड, आगे की ओर को गिर जाते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है समझ गए होंगे। क्लियर? तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं बच्चों। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा आपको। ठीक है? और बेटा अगर नहीं देख रहे हो ना वीडियो तो नुकसान आपका है। ठीक है? समझ गए? तो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा ये। ठीक है? तो कल हम मोमेंटम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ स्टार्ट करने से पहले मोमेंटम स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए।